Good morning, everybody. Good morning. बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने? कॉम्प्रिहेंशन। आज हम अजम्पशन बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पर बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द अजम्पशन, धारणा किसे कहते हैं, और फिर हम बातचीत करेंगे अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस पर। अजम्पशन, जिसको कई बार हम पूर्व धारणा, धारणा या अभिधारणा भी कह देते हैं, तीनों का एक ही मतलब है। अजम्पशन का मतलब है पहला, हिडन स्टेट में छिपा हुआ कथन। आपको प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली राइटर कुछ ऐसा ही बोलना चाह रहा था। सेकंड, पॉसिबल रीजन, संभावित कारण, जो कि कॉम्प्रिहेंशन में भले ही नहीं दिया है, लेकिन पढ़ने के बाद ये अनुमान लगता है या आइडिया लगता है कि ये पॉसिबल रीजन रहा होगा, ये संभावित कारण रहा होगा। तीसरा, राइटर थॉट्स, राइटर थिंकिंग, लेखक का विचार। और चौथा, पॉसिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, गद्यांश के आधार पर संभावनाएं। अब जैसे इसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, उससे आपको पता चलेगा कि मैं जो बताने जा रहा हूं कि गद्यांश के आधार पर संभावनाओं का क्या मतलब लिया जाएगा, कि गद्यांश के आधार पर क्या संभावनाएं हैं। जैसे किसी भी गद्यांश में यदि मानव पूंजी की बात कही गई है, तो मानव पूंजी का मतलब लिया जाएगा मानव की शिक्षा और स्वास्थ्य से, मानव की शिक्षा और मानव स्वास्थ्य से। अब मान लीजिए कि इसका उल्टा भी हो सकता है कि कहीं पर भी यदि मानव की शिक्षा और मानव स्वास्थ्य का वर्णन मिला, तो आप समझ जाएंगे कि ह्यूमन कैपिटल की बात कर दी उसने, मानव पूंजी की बात कर दी, मानव संसाधन की बात कर दी उसने। इस तरीके से मान लिया जाएगा कि यह प्रश्न कुछ इस प्रकार से होंगे। तो जब भी हम इन प्रश्नों को हल करेंगे, तो हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे मानव एजुकेशन, ह्यूमन एजुकेशन, और ह्यूमन हेल्थ का मतलब ह्यूमन कैपिटल रहेगा। ये पॉसिबिलिटीज की ओर इशारा करता है। राइटर के थॉट्स क्या थे, राइटर के विचार क्या थे, राइटर का क्या मानसिकता थी। जैसे आप अगर मैं समझेंगे, तो मैं अभी आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, उससे आपको मानसिकता समझ में आ जाएगी मेरी वाली। यूपीएससी में हम जब से तैयारी कर रहे थे, तब से परिवर्तनों की कहानियां आती रहती है। हम जब पहली बार तैयारी कर रहे थे, तब कुछ स्टूडेंट कहते थे कि यूपीएससी में ये बदलने वाला है, वो बदलने वाला है। आज भी मैं कई प्रकार की भ्रम और भ्रांतियां यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मध्य देखता हूं, और उन्हें कोई किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई बात इस प्रकार की बताते हुए मिल जाता है जिसका कोई सिर और पैर नहीं होता। तो यूपीएससी में कई प्रकार के भ्रम मिलते रहते हैं, कई प्रकार की विचारधाराएं आती रहती है। तो लेखक इसमें क्या बोलना चाह रहा है, लेखक की थिंकिंग क्या है? बहुत बढ़िया कृष्णा। अफवाहें, सौरभ बहुत बढ़िया। रूमर, अफवाहें, यूपीएससी में रूमर और अफवाहें आती रहती हैं। बहुत ही बढ़िया। एक एक और कहानी बता रहा हूं, शायद उससे समझ में आ जाए। वन सेकंड। एक और एग्जांपल हम इसमें कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं, और आपको थॉट्स बताने, तो सुनना ध्यान से, अभी कमेंट्स मत करना।
भारत के बहुत सारे लोग प्राचीन आडंबर और प्राचीन कहानी और प्राचीन विचारों से इतने ओतप्रोत है कि वर्तमान की समस्याओं पर उनकी निगाह तक नहीं जाती। उन्हें लगता है कि भारत उसी विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित हो जाएगा उनके द्वारा फैलाए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेज के माध्यम से। लेकिन वास्तविकताएं और वर्तमान की आवश्यकताओं पर कई बार भारतीय लोग नहीं ध्यान दे पाते। तब हमें आवश्यक है कि मानव स्वास्थ्य और मानव शिक्षा और मानव की बुद्धि को, वर्तमान भारतीय बुद्धि को हम इतना ज्यादा तीव्र, इतना ज्यादा बेहतर करें कि वह वर्तमान में अपनी और भारत की प्रतिष्ठा स्थापित कर सके। पहला तो ह्यूमन कैपिटल, बहुत बढ़िया, ह्यूमन कैपिटल। और बिल्कुल रूढ़िवादिता या पुरानी जो थॉट्स है उसको त्यागना पड़ेगा। कई लोगों के आज भी दिमाग में आता है, परसों की बात है कि किसी हाँ, अतीत का महिमा मंडन करके जो खुश हो रहे हैं। परसों हमारे किसी व्हाट्सएप ग्रुप मित्रों का था, उसमें किसी ने भेज दिया कि देखो सऊदी अरब के या किसी राजा ने अपने शहर का नाम हिंद रख दिया। ढूंढा-ऊंढा कुछ भी नहीं, उनकी पत्नी का नाम हिंद था, रिहंद, तो उसके आधार पर रख दिया गया। तो हमें कहीं न कहीं ये समझना पड़ेगा कि राइटर का थॉट्स क्या है। तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं और आपको इससे आइडिया लगेगा कि हमें किस तरीके से प्रश्नों के आंसर देने हैं। 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं कॉम्प्रिहेंशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। पहला कॉम्प्रिहेंशन हमने किया है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप शुरुआत पहले उसी से ही करें। भारत में अनेक लोगों का, पहले हिंदी में पढ़ लीजिए। दूसरी बार भी हम हल कर रहे हैं, तब भी लोग गलत उत्तर बता रहे हैं, क्या करें? भारत में अनेक लोगों का यह विचार है कि यदि हम शस्त्र निर्माण पर अपना रक्षा व्यय कम कर दें, तब हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति का वातावरण बना सकते हैं, जिससे धीमे धीमे संघर्ष कम होगा और युद्ध मुक्त स्थिति बनेगी। जो लोग इस प्रकार के विचार घोषित करते हैं वे या तो युद्ध पीड़ित है या झूठा तर्क फैला रहे हैं। ये लोग झूठे हैं, लेखक कहता है। तो लेखक के अनुसार सच्चा कौन है? हम शस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे, हमारे पड़ोसियों के साथ संघर्ष की संभावना बढ़ेगी नहीं, बल्कि कम होगी। इसका उल्टा थॉट रखने वाला लेखक के अनुसार सच्चा है। 1 मिनट का टाइम है, प्रॉपर पढ़िएगा।
स्टॉप। ऐसे अजम्पशन जरूर करिए, क्योंकि कोई एक तो गारंटेड चीज निकल कर सामने आ पाएगी। अब देखना, मैं पढ़ रहा हूं तो शायद आपको सुनना, बस आप पढ़िए मत अभी, केवल सुनना, और उससे आपको क्या राइटर सोच रहा है वो चीज ऑब्जर्व करनी है। असमानताएं न केवल दिखाई देती है, बल्कि अनेक उदाहरणों में मैथमेटिकली मापी जा सकती है, किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति न तो दिखती है, न मापी जा सकती है। मतलब इनइक्वालिटी दिख सकती है, माप सकती है, लेकिन इसके पीछे जो ताकत है वो ना दिखती है, ना मापी जा सकती है। गुरुत्व बल की तरह शक्ति असमानता का संगठन सिद्धांत है। चाहे वो आय की शक्ति हो, संपत्ति की शक्ति हो, जेंडर की हो, वंश की हो, धर्म की हो, क्षेत्र की हो, किसी की भी हो, इसके प्रभाव सभी क्षेत्र में व्यापक रूप में दिखते हैं, किंतु जिन रीतियों से यह आर्थिक शक्ति दृश्यमान और आर्थिक चरों को तोड़ती मरोड़ती है, वे अदृश्य रूप से अस्पष्ट बने रहते हैं। मतलब रिजल्ट तो दिखता है, लेकिन उस रिजल्ट के पीछे की शक्ति नहीं दिखती। जैसे बारिश तो दिखती है, लेकिन पानी का वाष्पीकरण होना किसी को दिखता नहीं है। क्या अजम्पशन है? किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति एकमात्र कारण है। यहां मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा महोदय। एक्सट्रीम वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड का इसके पहले के कॉम्प्रिहेंशन में विकल्प में आने पर सामान्यतः गलत होने का नियम था, सामान्यतः, क्योंकि 100 में से कोई एक सही हो भी जाता था। लेकिन महोदय, इन प्रश्नों में यदि एक्सट्रीम वर्ड आ जाए, 100% गलत होगा। 100% मतलब सोचना ही नहीं, आप इसमें गारंटी ले लेना, एक अपवाद भी नहीं है इसमें कि एक्सट्रीम वर्ड आकर वो सही हो जाए। अगर ऑप्शन में एक्सट्रीम वर्ड आ गया महोदय, तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, बाकी मुझे नहीं पता। और अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है, तो आप कहेंगे कि उत्तर तो आ गया, भले आप अभी तक आगे नहीं पढ़ पाए थे। और नियम हमने लगाया है कि एक्सट्रीम वर्ड अजम्पशन के प्रश्नों में कभी हो ही नहीं सकता है। एक्सट्रीम वर्ड तो अजम्पशन के प्रश्नों में नामुमकिन है कि सत्य कथन में बन जाए। देख लो लेखक क्या था, लेखक क्या सोच रहा था। आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभविक विधियों की अपेक्षा उसके प्रभावों के माध्यम से बेहतर विश्लेषित किया जा सकता है। उसके परिणाम दिख जाते हैं, लेकिन उसका जो मेजरमेंट है वो नहीं किया जा सकता। कोई नहीं, अभी पहला सवाल है, सीखने पर ज्यादा ध्यान दीजिए अभी आप सभी लोग। वेल्थ ह्यूमन कैपिटल नहीं होता है, कभी भी नहीं। ह्यूमन कैपिटल में वेल्थ वेल्थ कोई चीज नहीं होती। अब अगला सवाल। देखो, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने और सच में आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, कहीं से कहा तक ये वर्णन ही नहीं है। दूर दूर तक, दूर दूर तक उसने मनुष्य को कोई जिम्मेदारी नहीं दी। जरा ध्यान से देखो और पूरे कॉम्प्रिहेंशन में मुझे दिखा दो कि उसने कहा कि मनुष्य के कारण ये हो रहा है। तुम अपने दिमाग से चीजें कब निकालोगे? कितनी बार बताऊं मैं आप लोगों को कि चीजें अपने पुरानी बातों को निकाल कर बताया करिए। मुझे बस इतना बता दो कि दूसरा जिन गधों ने लगाया कि मनुष्य वाला, जो भी दूसरा आंसर वाला लगा रहे हैं, मुझे बता दो कि वहां कहां तुम्हें मनुष्य दिख रहा है, कहां लिखा है उसने। अरे गलती से गलती कैसी हो सकती है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब इतने सिंपल सवाल, और जिनको आप कह रहे थे कि कठिन सवाल है, क्या इन सवालों को छोड़कर आओगे आप?
मैंने कहा है कि कॉम्प्रिहेंशन में आप जानकारी से बाहर मत जाइए ना। पढ़िए इसे, 1.5 मिनट का टाइम दूंगा। देखना, अब मैं पढ़ रहा हूं, शायद आपको चीजें क्लियर समझ में आए। बदलती जलवायु, एक चेंजिंग क्लाइमेट, और उसके निपटने के लिए सरकारों के अंतिम प्रयासों का and the eventual effort of government to deal with it could have a big impact on investors return। वे कंपनियां जो बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन और उपयोग करती है, उच्चतर कर और नियामक बोझ का सामना करेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में सभी सरकारें CO2 एमिशन को कम करने का दबाव डालेगी। कुछ ऊर्जा उत्पादकों के लिए अपने ज्ञात भंडारों को उपयोग में लाना संभव होगा। कई कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की खोज भी की होगी, लेकिन वो यूज नहीं कर पाएंगे, और उनके पास सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट, तेल और कोयले के निक्षेप जिन्हें जमीन में छोड़ देना पड़ता है, बचे रहेंगे। अन्य उद्योग अपेक्षाकृत और अधिक आत्यांतिक मौसम, तूफान, बाढ़, उष्णता लहर और सूखे से होने वाले आर्थिक नुकसान से भी प्रभावित हो सकते हैं। हर बार बी आंसर नहीं होता है। बढ़िया, जिन लोगों ने भी ये आंसर दिया है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकार और कंपनियों को लिखा है। बदलती जलवायु निपटने के लिए सरकारों को और उनके निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आत्यंतिक मौसम की घटनाओं से भविष्य में कंपनियों का विकास नहीं, केवल उन कंपनियों का, वे कंपनियां जो बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन, भाई वो विन कंपनियों की बात कर रहे हैं जो फोसिल फ्यूल पर डिपेंड है, और वो सभी कंपनियों की नहीं बात कर सकते। दूसरा, सरकार का विकास कम होगा, उसने वर्णन नहीं किया है कि सरकार की इकोनॉमिकल ग्रोथ कम होने वाली है। सरकार को सावधान रहना पड़ेगा, ये वो बता रहा है, लेकिन सावधान रहने के पीछे का कारण क्या है वो भी उसके दिमाग में क्लियर नहीं है। तो सभी कंपनियां और सरकारों की बात नहीं, केवल ऊर्जा वाली कंपनियों की बातचीत है, तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता। जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा करना निवेशकों के लिए रिस्क रहेगा। उसने तो खुले तौर पर कहा है कि यदि आप इस तरीके से ध्यान अनिच्छुक हैं, तो आपके निवेशकों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, तो आपको इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिर से एक और सवाल ट्राई करिए। प्रॉपर पढ़िए और मीनिंग देखिए कि क्या बोलना चाहता है राइटर। मतलब कोशिश करते चलिएगा कि जितना ज्यादा हो सके राइटर के थॉट्स को पकड़िए। प्रश्न देख लीजिए कि किस तरीके की बातचीत है यहाँ पर, और कोशिश करिएगा कि राइटर क्या सोच रहा है इस पर ज्यादा गौर किया जाए।
देखो ये बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है, जरा कॉम्प्रिहेंशन को समझना कि वो बोलना क्या चाहता है। भारत में निजता के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है। इन इंडिया करंट फोकस ऑन द राइट टू प्राइवेसी इज बेस्ड ऑन द सम न्यू रियलिस्टिक रियलिटीज ऑफ द डिजिटल एज। कोई भी अधिकार वास्तविक अधिकार तभी होता है यदि वह सभी स्थितियों में प्रभावी हो, सभी के लिए। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने आज आप लोगों को कुछ बातें बताई और शायद वो बातें वीडियो वायरल हुआ और कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और वह लोग मुझे हमला करने, मुझे पीटने के लिए आ गए। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैंने कहा भी मेरे अधिकारों की रक्षा करी, मेरी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन हो रहा है। सरकार ने कहा भी मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने जो भी बोला मेरे खिलाफ या जो भी बातें बोली। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा महोदय, आप भले ही हनन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा हनन करने आ रहा है, यदि आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। किसी व्यक्ति को अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा नहीं मिल पाई, तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है, जो कि यह सुनिश्चित करे कि इस अधिकार को गैर सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल ना किया जा सके। इसलिए राज्य की भूमिका आधिकारिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति में रुकावट पैदा करने से बचना मात्र नहीं है, अपितु यह भी सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना है कि गैर सरकारी पक्षकार इसको अवरुद्ध करने में सक्षम ना हो। सरकार का तंत्र, सरकार की इंस्टीट्यूट, सरकार की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट भी मेरे उस राइट्स का हनन ना कर सके। डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सके, होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिक की निजता के अधिकार का हनन ना करे, ये तो गारंटेड होना ही चाहिए। डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिक की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगत नहीं, सुसंगत है, तभी तो लेखक ने इतना पूरा कहानी बताई कि यहाँ ऐसी चीजें होती रहती हैं। इसलिए आंसर आना चाहिए था केवल और केवल पहला और दूसरा। बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है और दो प्रश्न पूछे, प्रश्न एक ही पूछा गया है। 1.5 मिनट का टाइम देंगे हम फिर भी। जब ऐसे कॉम्प्रिहेंशन रहे जिसमें चार चार बातें, फिर तो आप इसे जरूर हल करिए। बहुत ही बढ़िया। सबसे बड़ी बात अगर आप गौर से देखिए तो लोगों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए नीति निर्माण में, पूरे कॉम्प्रिहेंशन में कहीं नहीं है। पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लीजिए, लेखक ने कहीं से कहाँ तक लोगों की भागीदारी बढ़ाने की बात नहीं कही। उसने नहीं कहा कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाइए। तो मुझे तो नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, लेकिन अगर एलिमिनेट कर देते तो भी आपके पास उत्तर आ जाता। भई बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक डेवलपिंग इवॉल्विंग प्रोसेस है, आज ऐसी है, भविष्य में कई कल अलग होगी, ये लेखक ने लिखा है। और निर्णय में सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी वर्णन किया गया है। तो दूसरा नहीं हो सकता, बाकी पहला और तीसरा होगा। हम उत्तर बढ़िया से निकाल सकते थे। पहले हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर इंग्लिश में हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा, क्योंकि कुछ बड़ी कॉम्प्रिहेंशन है।
देखो यहां पर भी मास एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज में ह्यूमन को डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि वो तो बता रहा है जितनी ज्यादा वेराइटीज होगी उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी सर्वाइवल की रहेगी। तो अभी कॉम्प्रिहेंशन में हम अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन और करेंगे, पर अभी शुरुआत इन सवालों से हमें करनी थी। तो अब टाइटल डालिए, थोड़ा मैथ्स देख लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस अभी और 1-2 दिन करेंगे तो चीजें और बेटर होती जाएगी, उसका कोई टेंशन मत लीजिए। हाँ डाउट लेंगे, बिल्कुल डाउट क्यों नहीं लेंगे, लेकिन सवा घंटे एक मतलब सवा घंटे तो क्लास चलने दो, और मुझे लगता नहीं है कि डाउट मतलब 4-5 दिन से तो कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ा रहे। तो आइए टाइटल डालिएगा कॉम्बिनेशन संचय। संचय या कॉम्बिनेशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, केवल सिलेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हमने परमुटेशन का फार्मूला पढ़ा था, वैसे कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है एनसीआर, एन में से आर लोगों को चुनने के तरीके, ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल, और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो जब भी इस तरीके की चीजें आती है तो इस पर भी गौर करा करिए। क्या डिफरेंस है एनसीआर और एनपीआर में, एनसीआर और एनपीआर में क्या अंतर आप देख पा रहे हैं? एनपीआर का जो फार्मूला हमने लिखा था उसमें एन फैक्टोरियल और नीचे डायरेक्ट डिफरेंस था, या आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा डिवाइड कर रहा है। अब कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट याद रखना, एन सी एन, एन में से एन लोगों को चुनने के एक तरीका होता है। अब जैसे आप में से कई सारे लोग कह रहे थे सर 0 फैक्टोरियल 1 कैसे, तो 4 लोग हैं, चारों लोगों को चुनकर एक टीम तो बनेगी ना, ये तो कंफर्म है प्रैक्टिकली। तो हमने यहां पर एन सी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, फिर एन माइनस एन फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 हमें पता है, एन से एन कैंसिल हो गया, तो नीचे आ गया 0 फैक्टोरियल। तो फाइनली 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 लेकर आ गए। एनसीएन की वैल्यू 1 होती है, एनसी1 की वैल्यू n होती है, और कहीं पर भी एनसीआर एनसीपी के बराबर होता है अगर r प्लस पी एन के बराबर हो, अगर r प्लस पी एन के बराबर हो। इसका मतलब समझ लीजिए सभी लोग, इसका मतलब होता है जैसे मान लो 7C5 बराबर होगा, अब 5 में ऐसा क्या जोड़े कि 7 आ जाए, 5 में क्या ऐड करे कि 7 आ जाए, तो 7C2 के बराबर होगा ये। 7C3 किसके बराबर होगा, 7C4 के, 9C4 9C5 के, 9C1 9C8 के, 9C2 9C7 के। देखना मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं, इसको अगर हम फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करें तो 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 9 माइनस 2 मतलब 7 फैक्टोरियल। दूसरे में देखो 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 9 माइनस 7, तो बात तो एक ही है, आगे पीछे हो जाने से कुछ थोड़ी बदलने वाला है, सब कैंसिल हो जाएगा, तो RHS बराबर LHS ही रहेगा। तो ये सब चीजें हमेशा इक्वल होती हैं, ये एक्स्ट्रा चीज आपको याद रखनी है। ये फार्मूला मेन फार्मूला रहेगा हमारा, तो लिखना इसमें, ठीक है। पहला प्रश्न, पहला टाइप,
10 लोगों से 4 लोगों की टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है? फ्रॉम 10 पीपल, इन हाउ मेनी वे वी कैन मेक ए टीम ऑफ 4 पर्सन? 10 लोगों से 4 लोगों की टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है? फ्रॉम 10 पर्सन, इन हाउ मेनी वे वी कैन मेक ए टीम ऑफ 4 पर्सन? 210 तरीके से, 6 तरीके से बता रहे लोग। 210 तरीके से। तो सबसे पहली बात आ जाएगी एनसीआर में 10C4, 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, आगे 6 से 6 कैंसिल हो गया। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 4 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से कैंसिल हुआ। आंसर आ जाएगा 210 प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। फिर ट्राई करें। फ्रॉम 6 मेन एंड 4 विमेन, 6 आदमी और 4 महिलाओं से। फ्रॉम 6 मेन एंड 4 विमेन, 6 आदमी और 4 महिलाओं से 5 लोगों की टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है? फ्रॉम 6 मेन एंड 4 वुमेन, इन हाउ मेनी वे वी कैन मेक ए टीम ऑफ 5 पर्सन? 6 आदमी और 4 महिलाओं से 5 लोगों की टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है? छह आदमी और 4 महिलाओं से 5 लोगों की टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है? अब क्योंकि टीम में ये बताया नहीं कितने आदमी और कितनी महिलाएं, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, 10 लोगों में से 5 लोगों को चुनने के तरीके। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल एक कैंसिल हो गया। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 डायरेक्ट लिख दी मैंने। कर पाएंगे ना? बिल्कुल सिंपल सवाल है, प्रैक्टिस करनी है बस, स्पीड कैसे कैलकुलेट करें। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। लिखना 5 आदमी तथा 4 महिलाओं से। फ्रॉम 5 मेन एंड 4 वुमेन, फ्रॉम 5 मेन एंड 4 वुमेन, in how many way we can make a team of 3 men and 2 women? 5 आदमी और 4 महिलाओं से 3 आदमी और 2 महिलाओं की टीम, 3 आदमी और 2 महिलाओं की टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है? 5 आदमी और 4 महिलाओं से 3 आदमी तथा 2 महिलाओं की टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है? अब देखो यहां पर प्लस करना है कि मल्टीप्लाई, ये जवाब आएगा इससे जो मैंने पहले दिन पढ़ाया था। तो आदमियों को आदमियों में से चुनेंगे भाई, 5 आदमी में से 3 आदमी चुनने के तरीके, एंड 4 महिला में से 2 महिला चुनने के तरीके। एंड है तो मल्टीप्लाई आएगा। अब इधर ध्यान से देखना जरा,
क्या मैं 5C3 की जगह 5C2 लिख सकता हूं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 5C3 की वैल्यू 5C2 के बराबर होगी। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे C2 निकालने की ट्रिक्स पता है। किसी का भी C2 निकालना हो, C2, तो उस नंबर में उससे छोटी संख्या का मल्टीप्लाई और उसका आधा तो डायरेक्ट निकल जाएगा। उस संख्या में उससे छोटी संख्या का मल्टीप्लाई और उसका आधा। जैसे किसी को 10C2 निकालना है तो 10 गुना में 9 बटे में 2। C2 निकालने की बड़ी सिंपल ट्रिक्स है, तो इसलिए मैंने उसको C2 में बदला ताकि कैलकुलेशन फास्ट कर सकूं। बाकी अगर आप फार्मूला लगाएंगे फिर उत्तर निकालेंगे तो भी 60 आएगा, लेकिन क्योंकि हमें समय बचाना है, स्पीड बढ़ानी है। बिल्कुल C2 पर ही बातचीत लगती है, लेकिन ये C2 पर ही। 5 में से 3 आदमी और 4 में से 2 महिलाएं। ऋतु रेज हैंड करो, मैं देखूं जरा कैसा दुख है तुम्हारे जीवन में। क्या लाली को मेरी आवाज पहुंच पाई? C2 समझ में, 4 में से 2 थे, 5 में से 3 थे। बाकी यहां मैंने ये कंसेप्ट बताया आपको कि एनसीआर एनसीपी के बराबर होगा। बट कठिन सवाल इसमें अगर सच में बनाना चाहे तो लिखना, फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 6 लड़के और 4 लड़कियों से 4 बच्चों की टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है? फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वे वी कैन सेलेक्ट ए टीम ऑफ 4 चिल्ड्रन। 6 बच्चे और 6 लड़के और 4 लड़कियों से 6 लड़के और 4 लड़कियों से 4 बच्चों की टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है? इफ एटलीस्ट वन गर्ल शुड बी देयर, यदि न्यूनतम एक लड़की टीम में अवश्य हो। इफ एटलीस्ट वन गर्ल शुड बी देयर, टीम में कितनी लड़कियां होगी ये नहीं बताया, लेकिन एटलीस्ट एक लड़की तो होनी चाहिए, ये कंफर्मली सही है। टीम में न्यूनतम एक लड़की होनी चाहिए। पूनम, सुमन, क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब आंसर कैसे ला रहे हैं? न्यूनतम एक लड़की होनी चाहिए। तो इस सवाल का एक बड़ा चैलेंज क्या है? इस सवाल का चैलेंज ये है, हमें ये नहीं बताया कितने लड़के और कितने लड़कियों की टीम। तब हमने कहा कि भाई देखो, हो सकता है 4 बच्चों की टीम में 3 लड़के चुने जाए एंड एक लड़की चुनी जाए। बढ़िया शेर। या एक और केस हो सकता था, 2 लड़के चुने जाए और 2 लड़कियां चुनी जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक लड़की एटलीस्ट का है तो एक से ज्यादा लड़कियां भी चल जाएगी। या एक लड़का और 3 लड़कियां चुनी जाए, या चारों की चारों लड़कियां चुनी जाए तो भी टीम चलेगी, क्योंकि लड़की होनी जरूरी थी, लड़का हो या ना हो उसमें कोई टेंशन नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली टीम बनी तो 6 लड़कों में से 3 लड़कों को चुनना एंड 4 में से एक लड़की को चुनना। या मतलब प्लस,
6 में से 2 लड़के चुनने के जितने तरीके होंगे ये दूसरी टीम के तरीके हैं और ये तरीके भी चलेंगे। या 6 में से 1 लड़का और 4 में से 3 लड़कियां, या 4 में से 4 लड़कियों को चुनने के तरीके। तो 6C3 को मैं सॉल्व कर रहा हूं। 6C3 एनसीआर की मदद से 6C3 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 5 4 3 फैक्टोरियल की वैल्यू तो ये आ जाएगा 20। NC1 की वैल्यू n के बराबर होती है, अभी लिखवाया था। 6C2 तो निकालते आता है हमें, 6 5 30 का आधा 15, 4 3 12 का आधा 6, 6C1 की वैल्यू 6 और 4C3 की वैल्यू 4C1 के बराबर और NCN1 के बराबर होता है 80 प्लस 90 प्लस 24 प्लस 1। कुल 195 प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। कुल 195 प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। इसका एक और तरीका दे रहा हूं मैं, अगर वो तरीका लगे तो उसे आप अपना। एक और तरीका बता रहा हूं अभी मैं। ऐसे सवाल आ सकते नहीं, आए हैं। एक दूसरा तरीका बता रहा हूं, इधर ध्यान दो। 6C2 15 कैसे आया? 6 में छोटे का मल्टीप्लाई करो, 1 नंबर और आधे आधा कर दो उसको। अब दूसरा मेथड बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, शायद उससे जल्दी उत्तर आ जाए आपका। इधर ध्यान दो। एटलीस्ट 1 गर्ल होने का मतलब हुआ कि वो टीम नहीं चलेगी जो पूरी तरह से लड़कों से बनी होगी। बस इतनी सी प्रॉब्लम है ना कि वो टीम नहीं अलाउ है। दोस टीम आर नॉट अलाउ व्हिच कंप्लीटली मेड बाय ओनली फ्रॉम बॉयज। तो इसका मतलब हुआ कि अगर 10 में से, क्योंकि 6 लड़के और 4 लड़कियां थे, 10 में से 4 लोगों की जो टीम बनी होगी, इसमें कुछ टीमें ऐसी होगी जो केवल लड़कों से बनी होगी, वे लड़कों से बनी हुई टीमें जो केवल 6 लड़कों में से चुनी गई होगी। अगर उन टीमों को मैं हटा दूं तो हर टीम में एटलीस्ट एक लड़की तो होगी। बस हो गया उत्तर। फिर 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6C4 को मैं 6C2 लिख सकता हूं। तो 6 गुना 5 सीधा 15 लिख दे रहा हूं मैं। तो 10 9 8 7, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 24 वैल्यू 4 फैक्टोरियल की होती है। 210 टीमें बन सकती थी, उसमें 15 नहीं चलेगी, 195 टीम ही अलाउ है। ऐसे सवालों में जहां वो कहता है कि हमें न्यूनतम एक लड़की चाहिए, न्यूनतम एक लड़का चाहिए, तो टोटल टीम बना लो बिना कंडीशन के, और जो कंडीशन का वायलेशन कर रहा है उसको माइनस कर दो। वो माइनस कर दो जो केवल लड़कों की टीम होगी। बिना कंडीशन के 10 में से 4 लोगों को चुनने के 210 तरीके हो सकते थे। उसमें से हमें उन टीम को हटा देना है जो केवल लड़कों से बनी होगी। लड़कों की टीम केवल लड़कों से चुनी जाएगी। तो पिछले 2-3 दिनों से जितना हमने पढ़ा, ये सब कुछ था बेसिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बेसिक था। अब लिखिए एडवांस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और स्टार लगाना। सवाल के आने की पॉसिबिलिटी इसी से होगी। घबराओ नहीं, एडवांस में तो वैसे भी मैं ट्रिक्स ज्यादा बताता हूं, जहां चीजें ज्यादा कठिन होती वहीं पर तो मैं ट्रिक्स बताता हूं। तो एडवांस में मैक्सिमम सवालों के जवाब हम ट्रिक से ही बता देंगे। आज हम एक सवाल हल कर रहे हैं एडवांस में, लिखना। ए पर्सन हैव 7 फ्रेंड्स। एक व्यक्ति के 7 मित्र हैं। ए पर्सन हैव 7 फ्रेंड्स। एक व्यक्ति के 7 मित्र हैं। इन हाउ मेनी वे
he can invite his friends for a dinner party. एक व्यक्ति के साथ मित्र है, वह कितने प्रकार से इन्हें रात्रि भोज के लिए आमंत्रित कर सकता है? A person has 7 friends. In how many way he can invite his friends for dinner party? वह कितने प्रकार से इन्हें रात्रि भोज के लिए आमंत्रित कर सकता है? तो आइए देखना इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है। कोई बता सकता है कि सवाल का चैलेंज क्या है? इस सवाल में इश्यूज क्या है? बहुत बढ़िया। रामकृष्ण ने जैसे कहा, कितने मित्रों को इनवाइट करना है ये नहीं बताया, आर नहीं दिया। एन तो बता दिया, लेकिन महोदय ने ये नहीं बताया कितने। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सब मानना पड़ेगा कि हो सकता है वो एक को बुलाए, या वो दो को बुलाए, या वो तीन को बुलाए, या वो चार को बुलाए, या वो पांच को बुलाए, या वो 6 को बुलाए, या फिर हो सकता है वो भंडारा लगा दे, सबको बुलाए। 7C1 की वैल्यू 7C6 के बराबर होगी, NCN की वैल्यू 1 के बराबर होगी, 7C2 की वैल्यू 7C5 के बराबर होगी। C2 निकालते आता है हमें, 7 गुना 6 42 का आधा। बस 7C3 निकालना है हमें, क्योंकि 7C3 की वैल्यू 7C4 के बराबर होगी। 35 के बराबर, ये भी 35। कुल 127 तरीके से वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता था, जिसमें कोई एक भी हो सकता है, दो भी और सब भी। पर अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए तो मेरी ये ट्रिक्स याद रखना, जहां पर आर डिफाइन ना हो, आर इज नॉट गिवन, जहां आर बताया ना गया हो। टू की पावर n-1, टू की पावर n-1, आप n की जगह रखेंगे कितने फ्रेंड हैं? वंदना उसे मत करो, ये करो, उत्तर आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी ने सवाल कैसे पूछे वो भी देख लो। यूपीएससी में सवाल आया था कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, वो कितने प्रकार से गरीबों को दान दे सकता है, कितने प्रकार से गरीबों को हेल्प कर सकता है? तो बस आना चाहिए था 2 की पावर 4-1। क्योंकि ये बताया नहीं कि एक व्यक्ति को कितना दान देना है, इसलिए आर कंफर्म नहीं है। तो कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। बहुत सारे लाल लाले डाउट डाउट कर रहे हैं, देखो जरा मैं कैसे डाउट है इनके। जिनके डाउट नहीं वे जा सकते हैं। एक बाइक ट्रेवल डिस्टेंस 200 किलोमीटर कांस्टेंट स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ द बाइक इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कोई व्यक्ति अगर पर्टिकुलर स्पीड से चलाए, फिर वो कहता है अगर स्पीड की इंक्रीज कर दे तो 2 घंटे कम लगते हैं, पहले का टाइम दूसरे के टाइम में 2 घंटे। मेरे हिसाब से बाय ऑप्शन रख के देखो, जिसमें दोनों का डिफरेंस 2 घंटे आए, उत्तर बता देना। सेम वैसा ही सवाल है।
S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। इससे उत्तर आ जाएगा। बताओ क्या बता रहा है? मोर देन